जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग IB MTS सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। एंड साथ ही सबसे मेन प्रॉब्लम का यहां पर आपको जवाब दिया जाएगा, जो कि है कि सर यहां पर SC ST के लिए और फीमेल के लिए जब 50 रुपये फीस है तो 450 रुपये फीस क्यों ली जा रही है, तो उसका जवाब भी आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दिया जाएगा, जिसको जानने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपके मन में फीस को लेकर के कोई भी डाउट रहेगा। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहता है कि सर क्या इसमें वो स्टेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जिन SIB के लिए जो वैकेंसी है वो नहीं निकली है, तो उसका जवाब भी आपको आगे इस वीडियो के अंदर टाइम आने पर दिया जाएगा, जहां पर आपसे डोमिसाइल की जानकारी मांगी जाती है। इसलिए अगर आपका फीस का डाउट है तो आपको फीस वाले सेक्शन पर जाकर के देखना है वीडियो को, जो कि आपको लास्ट में मिलेगा। एंड जो डोमिसाइल का सेक्शन है उस पर आपको डोमिसाइल की जानकारी मिल जाएगी। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, PC से भी और मोबाइल से भी। इसके अलावा जब यहां पर मैंने कल एक वीडियो बनाई इस फॉर्म की, तो काफ़ी सारे सवाल ये आए कि सर फीस के बारे में जवाब दीजिए कि SC के लिए ST के लिए फीस क्यों लग रही है और फीमेल के लिए क्यों फीस 450 रुपये दी गई है। तो उसको देखते हुए मैंने कुछ लोगों को जवाब दिया भी, बट मुझे लगा कि अभी आपको एक वीडियो के माध्यम से फीस की जानकारी अच्छे से दी जाए ताकि आपके मन में ये सवाल न रहे। तो चलिए अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपके मन में इस फॉर्म को लेकर के कोई भी सवाल या डाउट नहीं रहेगा। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब गाइस यहाँ पर मैं एक स्पेशल जानकारी आपको देने वाला हूँ, ये जानकारी आपके लिए खास होने वाली है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो काफी सारे कैंडिडेट का सवाल रहता है कि UPSC CSC की प्रिपरेशन करने के लिए अनअकैडमी ही क्यों चुने। तो आप यहाँ पर इसका रिजल्ट देख सकते हैं, 170 प्लस टॉपर्स इन 2020 और 197 टॉपर्स इन 2021, जो कि सिर्फ अनअकैडमी के माध्यम से प्रिपरेशन करने पर हुए हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगा, जिसमें कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स, ये सब आपको अनअकैडमिक कोर्सेज के अंदर ही मिल सकता है। इसी के साथ यहाँ पर जो आपका अनअकैडमी का UPSC CSC सब्सक्रिप्शन है, इसमें जो छूट मिल रही है 20% की, इस प्लान को बढ़ा दिया गया रिपब्लिक ऑफर को, जो कि अब आपका 31 जनवरी 2023 तक कर दिया है। तो आप इस छूट का फायदा उठाइए और फायदा उठाने के लिए आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना है, जो कि आप यहां पर डिस्प्ले पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये आपका सही समय है आपकी 2024 प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। आरंभ बैच आपकी जो कि 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसमें भी इनरोल हो जाइएगा। एंड यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ नहीं रोक सकता है UPSC CSC का ड्रीम पूरा करने के लिए। और इसके लिए अनअकैडमी ने आपका EMI का जो सिस्टम है वो लॉन्च किया है। आप यहाँ पर EMI के माध्यम से भी आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, आप उसके माध्यम से इसमें ज्वाइन कर लीजिए। एंड अनअकैडमी ने आपका यहाँ पर एक ऑफलाइन स्टोर भी खोला है UPSC CSC के लिए, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली के अंदर। आप यहाँ पर जाकर के इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको जो बड़े बड़े एजुकेटर हैं उनके माध्यम से आपकी जो बैचेस है ऑफलाइन वे में वो मिलेगी, जो कि आपकी फरवरी 4 से स्टार्ट होने वाली है, जिसकी टाइमिंग सुबह 8 से 10:30 बजे रहने वाली है। एंड मंडे टू सैटरडे ये आपकी बैचेस रहेगी। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हैं, उनके माध्यम से ज्वाइन कर लीजिए और आपका जो ये ऑफर चल रहा है इसका फायदा उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड मेरा कोड इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, जो कि GDS10। जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ पर आइएगा और आपको यहाँ पर इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि ये भर्ती 10वीं पास पर 1675 पद पर निकाली है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस फॉर्म को 17 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप 1-to-1 बात कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आइए और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको टिक करना है और फिर आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, तो आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जिनके अंदर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होता है। तो आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका नंबर एंटर करेंगे, फिर इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अब आपसे पूछेगी कि आप फिजिकली हैंडीकैप और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा है डोमिसाइल स्टेट यूनियन टेरिटरी, यानी कि आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है, वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आपकी जो सब्सिडायरी है आप कौन सी में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया, तो उत्तर प्रदेश में 3 सब्सिडायरी में ये वैकेंसी निकली है, लखनऊ, मेरठ और
और वाराणसी। तो आपको इनमें से किस में अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आती है यहाँ पर कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं SC सेलेक्ट करने वाला हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि फीस यहाँ पर 450 रुपये क्यों ली जा रही है। इसके बाद आते हैं पोस्ट अप्लाइंग अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो मैंने सब्सिडायरी मेरिट सेलेक्ट की है और इसमें कैटेगरी SC सेलेक्ट किया है, इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी यानी कि एक ही पोस्ट पर वैकेंसी है, सिक्योरिटी असिस्टेंट पर। कई सारी सब्सिडायरी ऐसी है जिसमें कि आप अपनी जो मेन पोस्ट है वो सेलेक्ट करते हैं, आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और फिर जो यहाँ पर पोस्ट की जानकारी आती है तो वो आपको MTS की भी मिलती है और आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की मिलती है और बोथ का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपके सामने यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट आ रही है, इसका मतलब ये है कि उस सब्सिडायरी में आपकी कैटेगरी में सिर्फ वही पोस्ट अवेलेबल है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे, इन सभी जानकारी को चेक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अभी आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम तरीके से प्रोसेसिंग होगी और आपको यहाँ पर वही ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जिनके अंदर ये फॉर्म सही तरीके से फिल होता है। तो आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी सिटी चॉइस सेलेक्ट करनी है, यानी कि आप किस सिटी के अंदर पहली चॉइस अपने एग्जाम सेंटर के लिए रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेकंड आप किसके अंदर रखना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फोर्थ चॉइस आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड फिफ्थ चॉइस आपको किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करनी है। पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ पर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आपसे पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछेगी कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि बेसिकली IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछेगी जो 2002 दंगा हुआ था क्या आप उसके डिपेंडेंट है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से क्या आप 1984 दंगे के डिपेंडेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि आपकी फैमिली उससे अफेक्ट हुई थी, उसका आंसर। फिर यहाँ पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और स्पोर्ट्स पर्सन जो रूल दिया गया है आपका नोटिफिकेशन के अंदर ये वाला, इसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसी SIB का जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हो। अब ये SIB क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूपी में अप्लाई किया, यूपी में 3 SIB आई थी, आपने देखा था, एक थी आपकी मेरठ, एक लखनऊ और एक वाराणसी। तो क्या आपके पास जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो उसी SIB का निवास प्रमाण पत्र है? तो अगर मैं यहाँ पर नो करता हूँ तो आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप जिस SIB में अप्लाई कर रहे हैं उस SIB का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बट अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि आपके पास 10वीं होनी चाहिए और साथ ही आपके पास उस स्टेट का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हो। आप देख सकते हैं पोसेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। तो हमारे पास जिस स्टेट के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं उसका तो निवास प्रमाण पत्र है, बट हमारे पास उस SIB का निवास प्रमाण पत्र नहीं है जिसमें कि हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम एलिजिबल नहीं होते इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि जो IB है इन्होंने ऐसा रूल क्यों बना रखा है। अगर हम एग्जैक्ट यहाँ पर SIB के रूल्स के अकॉर्डिंग जाए तो हम यहाँ पर इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इस पर वही अप्लाई कर सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से है और इन 3 सिटी से बिलोंग करते हैं, वाराणसी, लखनऊ और मेरठ। बट हम उत्तर प्रदेश से तो है, हमारे पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, बट हम यहाँ पर वाराणसी, लखनऊ और जो मेरठ है उसके निवासी नहीं है, उसका निवास प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर यस नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ पर उन कैंडिडेट से ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर यस करके आगे बढ़े और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप इस सिचुएशन को क्लियर कर दीजिएगा कि ऐसा था कि सर हमें लगा कि डॉक्यूमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला है स्टेट, तो हमने वहाँ पर यस कर दिया और जब हमने यहाँ पर डोमिसाइल की जानकारी देखी SIB में कि हाँ आप इस SIB में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास वहाँ का निवास प्रमाण पत्र हो, तो हमें लगा कि शायद हमसे स्टेट का ही पूछा जा रहा है, तो हमने वहाँ पर यस किया। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, बट अगर हम रूल के अकॉर्डिंग जाए तो वो तो मैंने आपको रूल क्लियर कर ही दिया है कि रूल क्या कहता है। और ये ऐसा है कि हाँ यार मुझे अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँ, तो अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ आप यहाँ पर यस करके आगे बढ़िए ताकि आपको इस एग्जाम को देने का मौका मिलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बाद में ही होगा, जो कि आपको बोला है दी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ही ये वेरीफाई किया जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा
इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको आपकी जो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फादर नेम है ये आपको एंटर करना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। आपकी मदर्स का नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके नीचे कॉन्टैक्ट की डिटेल दी गई है, आप इनको वेरीफाई कर लेंगे। एंड यहाँ पर आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप इस लाइन 1 और 2 के अंदर डालेंगे। कंट्री आपकी इंडिया रहेगी और स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद नीचे आता है कि क्या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि अप्लाई करने के लिए सिंपली 10th की पास की योग्यता मांगी है। तो आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देंगे कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देना है, क्योंकि एक ऑप्शन 10th पर एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर आप इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, यानी कि आपके स्कूल कॉलेज का नाम देंगे जहां से आपने आपकी 10वीं की है। किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर जीपीए, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट करके यहाँ पर परसेंटेज एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आती है 12वीं। अगर आपने 12वीं किया तो सेम तरीके से आप यहाँ पर आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वैसे इसमें कंपलसरी रूप में, जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ 10वीं की ही योग्यता मांगी है। अगर आप दे रहे हैं तो आप कैसे देंगे, तो आप यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम देंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बताना कि आपने आपकी 12वीं पीसीएम से की थी, पीसीबी से की थी, या आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से। एंड देन यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट नेम है उसमें आपका जो आपका स्कूल कॉलेज का नाम है वो आपको एंटर कर देना है, जैसे कि अभी आपने 10th का दिया है। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की थी और आपके नंबर किसके अंदर थे वो आपको सेलेक्ट करना है। और फिर आपको यहाँ पर उसकी जो परसेंटेज है वो एंटर कर देनी है। अगर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप उसका जानकारी यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डिटेल, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है यूपी की वो हिंदी है और मुझे आती है, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, अगर आपके पास है तो आप यस करें। और किस तरह का आपको वर्क एक्सपीरियंस है, इसमें कोई आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, बस आपको लिख कर बताना है कि किस तरह का आपको ये वर्क एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पर यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं। एंड नहीं भी है आपके पास तो आप नो करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आती है आपकी वो जानकारी जिसका आंसर जानने के लिए आप उत्सुक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एससी को सेलेक्ट किया और तब भी यहाँ पर 450 रुपये फीस आ रही है। ऐसा क्यों है, ये काफ़ी सारे कैंडिडेट का सवाल है, क्योंकि नोटिफिकेशन में अगर आप आते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम फीस के सेक्शन पर आते, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फी के अंदर आपको जो फीस की जानकारी है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर की गई है। बट यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट, काफ़ी सारे यूट्यूबर ने आपको सही जानकारी नहीं दी है। उन्होंने आपको ये बताया कि जो SC ST है और ऑल कैटेगरी फीमेल है इनसे 50 रुपये फीस ली जा रही है। अगर हम सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर भी आए जिस पर कि काफ़ी सारे लोग विश्वास करते हैं, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जनरल OBC EWS के लिए इन्होंने 500 रुपये फीस दे रखी है और SC ST के लिए 50 रुपये, एंड जो ऑल कैटेगरी फीमेल है इनसे भी 50 रुपये फीस के लिए बोला गया है। बट ये जानकारी सही नहीं है, ये अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी क्या है वो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला है कि इट इज इन 2 कंपोनेंट्स, यानी कि 2 कंपोनेंट्स के अंदर ये फीस है। एक है आपका एग्जामिनेशन फी जो कि है 50 रुपये और दूसरा है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो कि है 450 रुपये। तो बेसिकली जो SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल है इनके लिए कोई एग्जामिनेशन फीस है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये जो एग्जामिनेशन फी है ये सिर्फ जनरल OBC EWS को पे करनी है। बट जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है 450 रुपये, ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट को पे करना है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप यहाँ पर कैटेगरी में नीचे देखेंगे तो आपको बोला है ऑल कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल EWS एंड OBC कैटेगरीज। यहाँ पर बोला है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस एग्जामिनेशन फी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, यानी कि जो ऑल कैंडिडेट्स है ये वाले मेल है जनरल EWS एंड OBC, इनको यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस भी देना है और जो एग्जामिनेशन फी है वो भी देना है। बट जो एक्स सर्विसमैन है और रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन हुए, रिजर्व कैटेगरी में SC ST आता है और ऑल कैटेगरी फीमेल है, इनको यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फी है 50 रुपये वो देना ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बोला है कि SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 50 रुपये फीस है जो कि एग्जामिनेशन फी है। बट SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, इनके लिए कोई फीस नहीं है जिसको एग्जामिनेशन फीस का नाम दिया है। बट इनके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है जो कि 450 है। इसलिए जब आप फीस को जमा कर रहे हैं तो आपके सामने 450 रुपये फीस का जो अमाउंट है वो आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लेकर के चलता हूँ। अगर आप यहाँ पर भी आएंगे तो आपको यहाँ पर भी फीस के बारे में जानकारी बहुत ही अच्छे से दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
एग्जामिनेशन फ़ी आपकी 50 रुपये है और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है ये आपके 450 है। इफ़ एप्लीकेबल का मतलब हो रहा है कि अगर आपकी कैटेगरी SC ST और जो ऑल कैटेगरी फीमेल है वो है तो फिर आपको ये 50 रुपये फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है। बट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट को पे करना है और इसमें आपके सामने जब भी 450 फीस का अमाउंट आता है जब आप फॉर्म को भर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर अपने फॉर्म पर लेकर के चलता हूँ, आप देख सकते हैं 450 रुपये फीस का अमाउंट आया। इसका मतलब मेरे से एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जा रही है, बट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है 450 रुपये का सिर्फ वही लिया जा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि सर हमसे फीस क्यों ली जा रही है। तो आपसे फीस ली जाएगी, इन्होंने पहले नोटिफिकेशन के अंदर बोला था, बट काफ़ी सारे लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन देने में गलती की है और इसलिए आपको लग रहा है कि सर हमसे फीस ली जा रही है। ये फीस पहले से तय थी जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो बेसिकली ये फीस आपको पे करनी ही होगी अगर आपको इसमें फॉर्म को भरना है। अब आप यहाँ पर फॉर्म पर आइए और आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जो आपका फोटो है वो आप यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए। आपके फोटो के ऊपर कोई डेट नहीं लिखी होनी चाहिए, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपको डेट लिखनी है फोटो पर। बस आपका फोटो 3 से या फिर 12 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो आपको बोला है कि आपका फोटो 3 वीक से पुराना ना हो, बट फिर भी इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एंड जो आपका सिग्नेचर है ये आपका ब्लैंक इंक पेन से होना चाहिए व्हाइट पेपर के ऊपर और आपको यहाँ पर उसकी फाइल भी अपलोड कर देनी है। फिर आप यहाँ पर ये डिक्लेरेशन के ऊपर ये जो कोड है वो यहाँ पर एंटर करेंगे एंड यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म का प्रीव्यू चेक करेंगे और इसके बाद में आप जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पर आने पर आप जिस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट का सवाल आ रहा है कि सर मैंने फीस को जमा कर दिया है बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं आई है, पेमेंट फेल्ड हो गया और मेरे अकाउंट से फीस कट गई है। अगर आप ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो फिर जैसे अगर आपके अकाउंट से फीस कट गई और यहाँ पर अपडेट ना हुई तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस घंटे के अंदर या तो आपकी फीस अपडेट होगी या फिर आपको रिफंड की जाएगी। आप दोबारा से तुरंत फीस जमा मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी दोनों बार की फीस चली जाएगी और कोई भी वापस नहीं आएगी। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब आपका फीस कट जाए और वेबसाइट पर अपडेट न हो। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग IB सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।